नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 58 जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी जानेंगे। साथियों, जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो वहाँ पर दो डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो हैं हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी एग्जीक्यूट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और जहाँ की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी का, क्या है, किस लिए कंपनी बनाई गई है, बनाने की ज़रूरत क्या थी। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हमारा, वो जो इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगा, उनके जो बायलॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आएंगी। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो है कंपनी का बनाने का, उसमें यही है, पहला स्टेप की प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज embodied fundamental rules regarding the constitution and scope of activity of a company। कोई भी कंपनी क्यों बनाई गई है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन उसका किस तरह से होगा, और स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी क्या क्या काम करेगी, किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है, किन कामों को वो कर सकती है, वो क्लियरली इसमें मेंशन किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। द पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अमंग अदर इज to enable the member creditor and those who will deal with the company to know the permitted scope of its activities। जो भी लोग, चाहे वो लेंडर हो, शेयर होल्डर हो, या और भी जो दूसरे लोग हैं जो कंपनी से डील कर रहे हैं किसी तरह से, उनको इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के ये पता लग जाता है कि कंपनी का स्कोप कहाँ तक है, कितनी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी के लिए परमिटेड हैं। तो इससे ये होता है कि कम जो जो पार्टीज़ हैं जो कंपनी के साथ डील कर रही हैं, उनको उसका क्लियरली उसका आइडिया हो जाता है कि जो भी काम करने, एक्टिविटी कंपनी कर रही है, वो उसके परव्यू में आते हैं, या वो काम करने के लिए परमिटेड है या नहीं है। कंटेंट द वेरियस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्टेटेड हियर। अब इसमें कई तरह के क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारे क्लॉज इसमें होते हैं। एक एक करके देखते हैं इन क्लॉज का मतलब क्या है। अब नेम क्लॉज का मतलब है कंपनी क्या है, बेसिकली एक लीगल पर्सन है, तो इसीलिए इसका एक नाम होना चाहिए जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। कंपनी कैन नॉट हैव अ नेम विच इज़ इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अनडिजायरेबल। अब कोई ऐसा नाम कंपनी का नहीं होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो। अनडिजायरेबल कब होता है? अनडिजायरेबल तब होता है जब इसका नाम जो है वो आइडेंटिकल हो, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा हो किसी दूसरी कंपनी से, तो उस केस में वो नाम जो है वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी का है, कंपनी की में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो उस केस में ये लिमिटेड जो शब्द है वो उसके नाम में होना चाहिए। और प्राइवेट कंपनी है तो उसमें प्राइवेट कंपनी है, और लिमिटेड है तो साथ में प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के साथ में होना ज़रूरी है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो परमिट कर सकती है किसी कंपनी को कि वो चाहे तो ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जो शब्द हैं उनको अपने नाम में यूज़ ना करे। लेकिन कब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो परमिट कर देती है तभी कंपनी ऐसा कर सकती है कि अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, जैसा भी केस हो, वो वर्ड यूज़ ना करे। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो लिमिटेड यूज़ करना होगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड नाम में यूज़ करना होगा। तो ये है, अगर कोई कंपनी फॉर्म की गई है अब फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, इस तरह के किसी काम के लिए, यूज़फुल ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म की गई है, और वो अपनी जो इनकम है वो भी उसी में लगाएगी इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और किसी तरह का डिविडेंड वगैरह अपने मेंबर्स को नहीं देगी, तो इन सब केसेस में कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि वो अपना नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ना यूज़ करें अगर वो चाहे तो। दूसरा इसमें क्लॉज जो होता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज में बेसिकली होता क्या है, इनको ये बताना होता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी का होगा वो किस स्टेट में होगा। यूपी में होगा, उत्तराखंड में होगा, आपका एमपी में होगा, महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटक में होगा। आपको ये स्टेट का नाम क्लियरली
उसमें मेंशन करना होगा। हालांकि पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं लिखना होता है, केवल स्टेट का नाम देना होता है। अ कंपनी शेल फ्रॉम द डेट ऑफ on which it commences business or within 30 days after the date of incorporation, whichever is earlier, have a registered address for which all the communication and notice may be addressed। कोई भी कंपनी जब फॉर्म होगी तो या तो पहले दिन से ही या कम से कम मतलब मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर अंदर उनका एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन या कोई नोटिस वगैरह जो भेजना हो तो वो भेजा जा सके। और किसी भी तरह का अगर चेंज किया जाता है उसके बाद में तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर उसका इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ कंपनी में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, किसी तरह का एड्रेस वगैरह अगर चेंज बाद में कभी होता है तो। तीसरा हमारा क्लॉज आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट ऑब्जेक्टिव क्लॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि बहुत केयरफुली इसको ड्राफ्ट करना होता है। इसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि कंपनी इस्टेब्लिश जो की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है, बनाई गई है, उसका क्या पर्पज़ होगा, किस तरह का बिजनेस वो कंपनी करेगी या कर सकती है, तो कौन कौन से बिजनेस वो कंपनी करेगी ये क्लियरली मेंशन होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। और ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज इसीलिए क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केयरफुली इसको बनाना होता है। Although the ownership of the corporate capital is vested in the company itself, in reality the capital is contributed by the shareholder. It is therefore very essential that the objective of the proposed company must be intimated to the shareholder so that they can decide on whether business area they want to invest their money. A company can have any lawful objective. This means that the company cannot have the objective contrary to the law to carry on activity prohibited under the law. अब इसमें बेसिकली है यही कि जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव रखना हो, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा जाएगा कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करेगी, वो किसको पता होना चाहिए, वो शेयर होल्डर्स को क्लियरली पता होना चाहिए, उनको बता दिया जाना चाहिए ताकि उनको ये पता हो कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो किस तरह के बिजनेस में लगा रहे हैं और उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकें। ऑब्जेक्टिव कंपनी का कोई भी हो सकता है जो भी लॉ के अंडर परमिटेड हो। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई कंपनी अगर नहीं कर सकती, यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो लॉ में परमिटेड ना हो। तो इस तरह का कोई मान लीजिए कोई चोरी जालसाजी इस तरह का जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव कंपनी का नहीं हो सकता। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो ये है कि दो सब क्लॉज इसमें हो सकते हैं, जैसे एक मेन क्लॉज और दूसरा अदर ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव होगा एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्लॉज मस्ट ऑब्टेन द मेन ऑब्जेक्टिव विच आर टू बी परस्यूड बाय द कंपनी इमीडिएटली ऑन incorporation and objective which are incidental and ancillary to the attainment of the main objective of business। तो दो तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव मेंशन किए जा सकते हैं। पहला तो हमारा ये हो गया कि मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव वो है जो कि इमीडिएटली कंपनी जो काम शुरू करेगी या जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हमारा आता है अदर ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्लॉजेज मस्ट कंटेन द अदर ऑब्जेक्टिव विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द एबव क्लॉज। अब जो मेन क्लॉज के अलावा अदर जो दूसरे जो ऑब्जेक्टिव उसके बच जाएंगे वो हमारे इसके अंदर सब क्लॉज जो है अदर ऑब्जेक्टिव वाला इसके अंदर वो मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्लॉज आता है वो है लायबिलिटी क्लॉज। चौथा जो क्लॉज होगा वो होगा लायबिलिटी क्लॉज। अब कंपनी कोई बनी है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है तो वहाँ पर लायबिलिटी क्लॉज मस्ट स्टेट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी लिमिटेड बाय द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है उसमें लायबिलिटी क्लॉज में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि लायबिलिटी जो है मेंबर्स की वो कितनी है, लिमिटेड बाई अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, कि जितने उनके अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हैं उतनी ही लायबिलिटी उनकी है, वो लिमिटेड है उस अमाउंट तक, अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो क्लॉज है वो है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज इसमें मेंशन होता है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी in case of companies having a share capital, this clause must state that the amount of share capital which the company will be authorized to raise and the number and value of the share into which it is divided। अब कैपिटल क्लॉज में ये क्लियरली लिखा होगा कि कितना अमाउंट जो है वो कंपनी ऑथराइज्ड है कि कितना अमाउंट वो रेज कर सकती है ना, और उसके जो शेयर हैं उनकी वैल्यू क्या होगी
और किस तरह से वो डिवाइड होंगे, कितने नंबर में होंगे शेयर, उनकी क्या वैल्यू होगी, साथ ही वो किस तरह से डिवाइडेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए जो है वो ख़त्म होता है इस क्लॉज के साथ में। इसमें बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है ऑफ द सब्सक्रिप्शन दैट द पर्सन्स who have subscribed their signature listed to form themselves an association in accordance with the memorandum of association। बेसिकली ये डिक्लेरेशन टाइप का एक है जो लास्ट में एमओए के बाद में ये होता है। तो ये हमारा हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। टोटल इसमें आप देख लीजिए 6 क्लॉज हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इसमें क्या होते हैं? इसमें सेट ऑफ रूल रेगुलेशन बायलॉज होते हैं जिसको कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। किसके लिए? कि इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह से कंपनी का काम करेगा, उनके लिए जो बायलॉज हैं, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। कंपनी एक्ट 1956 है, वो रिक्वायर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी फाइल टुगेदर विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो कंपनीज एक्ट है हमारा 1956 में वाला, उसमें ये मेंशन किया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ में क्या होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी फाइल किया जाना चाहिए। किनके द्वारा? इन टाइप की जो कंपनी होंगी, अनलिमिटेड कंपनी होगी, या कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होगी, या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। तो इसमें लगभग सारी कंपनियां ही आ जाती हैं। तो इन सभी कंपनियों को क्या होना चाहिए? अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जमा करना होगा। अब शेड्यूल 1 जो है कंपनीज एक्ट का सेट्स आउट द टेबल एंड मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर डिफरेंट कंपनीज। अब शेड्यूल 1 में इनके बारे में पूरा जो डिटेल में दिया हुआ है, किस तरह से एक मॉडल फॉर्म किस तरह से होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें अलग अलग टेबल बनाई हुई हैं उसके हिसाब से। टेबल ए जो है वो एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर, है ना। शेयर में ईदर फ्रेम इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अडॉप्ट द regulation contained in the table A which will then automatically apply to the extent to which it is not excluded। तो इनके जो मॉडल जो हैं या स्टैंडर्ड जो एक बायलॉज हैं वो ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं। इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी के केस में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें कितने मेंबर हैं कंपनी में वो मेंशन होना चाहिए, साथ ही और कितने शेयर कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर हो रही है, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो वो भी मेंशन उसमें होना चाहिए। और लिमिटेड बाय गारंटी है कंपनी, इफ इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। तो लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में कितने मेंबर हैं कंपनी के, वो उसके बारे में इसमें जानकारी दी होनी चाहिए। और प्राइवेट कंपनी के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन पिक्यूलियर टू अ प्राइवेट कंपनी। तो वही है, जिस तरह की कंपनी है उस तरह की उसमें कंडीशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिस्टिंक्शन एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर हम हेड ऑन कंपेरिजन करें दोनों में, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कैस दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बेसिकली, उसमें क्या है? हमारे फंडामेंटल कंडीशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं अपॉन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके लिए कंपनी बनाई गई है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हैं, कंडीशंस हैं। द कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स, द शेयर होल्डर्स एंड आउटसाइड पब्लिक। तो किसके लिए हैं ऑब्जेक्टिव जो है, पूरे कंपनी किस लिए बनाई गई है, उसका बेसिस क्या है, और ये कंडीशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं किसके बेनिफिट के लिए? क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए जो उनको लोन वगैरह दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स जो उनके हैं, और जो आउटसाइड पब्लिक है, ताकि वो सब कुछ जान सके कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिर है क्या, क्यों बनी है, क्या काम ये कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंटरनल रेगुलेशन के लिए है कंपनी के, और ये प्रोवाइड करते हैं कि मैटर विद विच द प्रोसीडिंग ऑफ कंपनी आर टू बी कैरिड ऑन। तो बेसिकली गाइड करते हैं मैनेजमेंट को किस तरह से कंपनी की काम जो है वो चलाने हैं।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर बात करें तो ये क्या है, डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है एज इट स्टेट द पर्पस ऑफ कंपनी, और किस रीज़न की वजह से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, क्या रीज़न से, क्या पर्पस है, वो बताता है। इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। सेकंड जो है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबऑर्डिनेट रहता है टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए का सबऑर्डिनेट रहता है ये, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर मेयरली इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। इसमें बाहर वालों को ज़्यादा चीज़ें लेना देना नहीं होता, इंटरनल रेगुलेशन किस तरह से होगा वो इसमें मेंशन होता है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट होता है। और डोमिनेंट कौन सा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि जो भी क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उनमें अगर कोई चेंजेस करना हो, जैसे रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, दूसरे स्टेट में ले जाना है, या ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंजेस करने हैं, तो वो अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कंपनी के में, और इसके कंपनी लॉ बोर्ड का जो सेंक्शन है वो भी रिक्वायर होगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी इसमें कोई चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो काफ़ी मेजर माने जाते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या है कि इसको अल्टर करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और किसी तरह के अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत कंपनी लॉ बोर्ड से या किसी और अथॉरिटी से नहीं होती। केवल जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना एक स्पेशल जो रेजोल्यूशन पास कर देंगे, तो उससे ही इसमें जो भी चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं। इफ़ अ कंपनी कमिट्स एन एक्ट इन कंट्रावेंशन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अगर कोई कंपनी है, कोई ऐसा काम कर रही है जो कॉन्ट्रावेंशन है, मतलब जो काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने दिया है कि कंपनी ये काम करेगी, इस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है, उसके अलावा कोई दूसरा काम कंपनी करने लगती है, तो उस केस में क्या होगा, देन द एक्ट डन एंड द लायबिलिटीज अराइजिंग देयर फ्रॉम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड द सेम कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है उससे समझते हैं। कोई कंपनी है जो बिस्किट बनाने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बिजनेस बिस्किट बनाएगी, और वो काम क्या शुरू कर देती है, साथ में वो काम शुरू कर देती है बॉटलिंग ऑफ मिल्क, कि वो दूध की बोतलें बना रही है, तो विदाउट प्रॉपर अमेंडमेंट इन द ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो भैया बनी किसी काम के लिए थी, काम कोई दूसरा करने लगी, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी की जो एक्ट जो कंपनी कर रही है या उससे जो लायबिलिटी अराइज होंगी वो कंपनी पर बाइंडिंग नहीं होंगी, एंड सेम कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी है उसके अलावा दूसरा काम करने लगती है, तो उससे जो लायबिलिटीज अराइज होंगी उनके लिए कंपनी बाइंडिंग नहीं है, एंड द सेम कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। if company does something in contravention of the provision of its article of association। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन जो है उसके कंट्रावेंशन में अगर कोई काम करती है, इट इज़ ओनली अ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। तो वो क्या है, बेसिकली प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, माना जाएगा कि इस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए था, लेकिन उसमें इन्होंने ये इरेगुलरिटी उसमें हुई है, एंड सेम कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर एट द जनरल मीटिंग एंड दस रेक्टिफाइड। तो उसको शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में क्या हो सकता है, वो रेटिफाई किया जा सकता है और उसको सही किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव है, अगर उस ऑब्जेक्टिव से कंपनी भटक जाती है, दूसरा काम उसमें शुरू कर देती है जो उसके में नहीं है, तो वो जो है उससे जो लायबिलिटी होंगी वो नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी होंगी, और उसको रेटिफाई भी कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।